नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश कुमार और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब सासाराम आए, सासाराम आके उन्होंने कौन कौन से नए झूठ बोले और क्या क्या नए जुमले सासाराम के लोगों को दिए। सासाराम की धरती से बिहार के लोगों को कैसे उन्होंने भ्रमित करने का कार्य किया, सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा। भाषण का एक एक पॉइंट उठाऊंगा और उसमें कितनी सच्चाई है उस बातों को भी बताऊंगा। उससे पहले मैं शुरू करता हूँ। सासाराम जब वो पहुंचे तो सासाराम पहुंचते ही उन्होंने वैभव और वैभव के माता पिता को आह्वान करके जिस तरीके से बुलवाया था और अपने PR स्टंट के लिए जिस तरीके से वीडियो बनाया वो काबिले तारीफ। और इसके लिए भाजपा के लोगों को मेरा सलाम है कि कैसे वो लोग हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी की PR स्टंट के लिए किसी ना किसी को भेज ही देते हैं। अब इस पूरी घटना पे भाजपा की नई प्रवक्ता रूबिया इलाकत लिखती हैं कि दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। एक ने तो ऐसे बैटिंग करी कि पाकिस्तानियों के नींद उड़ गई, इस तरीके से कुछ लिखते हैं। आप बगल में ट्वीट पढ़ सकते हो। मैं उनका ट्वीट भी पढ़ने का वाजिब नहीं समझता और ऐसा नहीं समझता कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि मैं उनका ट्वीट पढ़ूं। वो एक भाजपा की प्रवक्ता हैं और वो टीवी पे बैठ के दिन रात भाजपा की वाहवाही करती हैं, नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही करती हैं। तो इस वजह से उनको पत्रकार मानना तो छोड़ ही देना चाहिए। अब सासाराम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने नए नए जुमले फेंके, इस सबका मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए कि 2015 में भी आरा में जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने चिल्ला चिल्ला के ये कहा था कि 1,25,000 करोड़ का जो ये सौगात मैं बिहार को दे रहा हूं, ये सिर्फ सौगात नहीं है, बिहार के विकास में एक नई पहल बनाएगा। लेकिन वो सिर्फ कागज पे ही रह गया, वो सिर्फ जुमला ही रह गया। आज 10 से 11 साल उस चीज के हो गए, लेकिन 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च कहां हुए ये आज तक कोई नहीं जानता। ये सासाराम की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि राम जी के नाम पे ये सासाराम का नाम रखा गया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को जाके कोई इतिहास समझा दे, जो टेलीप्रॉम्प्टर पे जिसने भाषण लिखा था उसको शायद ये नहीं पता कि सासाराम का नाम सासाराम क्यों रखा गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि सासाराम के नाम में ही राम है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी कहते हैं कि ये राम अब राम राज्य बन के पूरे विश्व में ललकार रहा है, पूरे विश्व की नजर भारत में पड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई जाके बताए कि सासाराम का नाम जो है सहस्त्रबाहु और परशुराम के नाम दोनों को मिलाकर के सासाराम का नाम रखा गया है। इसमें राम जी का कुछ लेना देना नहीं है। कहीं भी कुछ भी मत फेंकिए। टेलीप्रॉम्प्टर पे जो भी चीजें लिखी हुई थी एक बार वेरीफाई करवा लीजिए। लेकिन आपके जो चमचे हैं, आपके जो IT सेल के लोग हैं, जो मालवेयर लोग हैं, वो लोग तो ऐसे कुछ लिख देते हैं जैसे लगता है कि सामने बैठा वाला एकदम से बुद्धिमान है ही नहीं, एकदम से बकलोल है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक झूठ के साथ, एक जुमले के साथ ही इस भाषण की शुरुआत किए थे, इसलिए मेरी नजर पड़ी और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले का जो मैंने वचन दिया था बिहार में आकर के कि बिहार वासियों मैं ये वचन देता हूं कि जब तक मैं पहलगाम का हमला का बदला नहीं ले लेता, पाकिस्तानियों का चैन नहीं उखाड़ देता, तब तक मैं बिहार को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। कुछ इस तरीके से अपने भाषण को प्रस्तुत करते हैं और ये कहते हैं कि मैं वो वचन पूरा करके ही फिर से बिहार में आया हूं और बिहार वासियों को दिया हुआ वचन मैं कैसे भूल सकता था। और ये इस बात से कनेक्ट कर लेते हैं कि रामचंद्र जी का भी यही नियम था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी राम जी से जब अपनी आप तुलना कर लेते हो तो एक बात जरा सोचिए कि पहलगाम हमले में जो 6 आतंकवादी आए थे उसमें से 4 आतंकवादी अभी भी खुला घूम रहे हैं। वो कहां है किसी को नहीं पता। क्या वो पाकिस्तान चले गए या भारत में ही है? वो किस बिल में छुप के बैठे हैं ये नहीं आपको पता है, नहीं आपकी इंटेलिजेंस को पता है, नहीं सेना को पता है, नहीं हम भारतवासियों को पता है, नहीं हम बिहार वासियों को पता है। तो फिर आप कौन सा वचन पूरा करके आए हैं? क्या जो 9 आतंकवादी ठिकाने जो सेना मार के आई है क्या उसका श्रेय आप लेके आए हैं? क्या जो 4 आतंकवादी बच गए उसका आप श्रेय छुपाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? एक बार खुल के बताइए तो सही। अब प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई जाके बोले कि जो 26 लोगों की बदला लेने के लिए आपने जो 9 जगहों पे नेस्तनाबूद किया उनके ठिकानों को, ये काबिले तारीफ था, सेना के लिए इसके सैल्यूट है। आपका इसमें कुछ हाथ नहीं है। आप सर्वदलीय बैठक में भी नहीं थे, आप उस दिन बिहार आए हुए थे, तो आपका इसमें कुछ हाथ नहीं है। जो भी किया DGMO और बाकी सेना के लोगों ने किया। अगर आपका हाथ होता तो आप सर्वदलीय बैठक में जाकर के वहां पे कुछ ना कुछ अपना ज्ञान दे रहे होते। अलग अलग एंगल से मीटिंग करके वीडियो बना के भेज देना, इससे यह साबित नहीं हो जाता कि आपने ही सब कुछ किया है। इसके अलावा जब हमने 26 लोगों का बदला लेने के लिए 9 जगहों पे नेस्तनाबूद किया उनके ठिकानों को, तो उसके बदले में पाकिस्तान ने भी हमला किया और हमारे 18 लोगों का, निर्दोष लोगों को, सिटीजन्स को उन्होंने मार गिराया। इसके साथ साथ 5 से 7 जो BSF के जवान शहीद हुए उसका बदला भी अब लेना पड़ेगा। 20 से 22 लोगों की जो मृत्यु हुई है सेना के लोगों को लेकर के, उसका बदला अब कब लीजिएगा? क्या बिहार वासियों को फिर से आप वचन देने का वादा करते हैं कि कब आप ये वादा पूरा करके फिर से अगले चुनाव भाषण के लिए जब आप आएंगे तो क्या वो वादा पूरा करके आप आएंगे? इसका भी आंसर देना होगा। इसके साथ साथ आपको यह भी बताना चाहिए कि इस लड़ाई में भारत का कितना नुकसान हुआ, भारत के साथ कौन से पड़ोसी देश खड़े हुए, भारत के साथ विश्व में कौन से ऐसे देश है जो भारत के दोस्त बन के उभरे। पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी था, पाकिस्तान के साथ टर्की भी था, पाकिस्तान के साथ चीन भी था। और अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने रसिया के साथ $2.5 बिलियन का जो ये डील साइन की है। इससे ये पता चलता है कि रूस
जो इकलौता भारत का दोस्त था, वो नए दोस्त ट्रंप के बनाने के चक्कर में वो भी हाथ से चला गया। ट्रंप तो रोज धमकी देता ही है, साथ में आम भी भेजता है, साथ में आपके लोगों को हथकड़ी लगाकर भेजता है, और रूस जो आपको इकलौता दोस्त था उसको भी आपने अब खो दिया है। आगे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि इम्तियाज अली को मैं यहां से श्रद्धांजलि देता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो कोई जाके बताए कि क्या छपरा में जब चुनावी भाषण होगा तभी छपरा के लाल को आप श्रद्धांजलि देंगे, या वहां से भी आप श्रद्धांजलि दे सकते थे? पूंछ में जो लोग शहीद हुए, पूंछ में जो लोग मारे गए निर्दोष लोग, क्या उनको श्रद्धांजलि आप पूंछ में जब वोट होगा तब जाके देंगे, या अभी यहां से ही आपको देना चाहिए था? इस बात का जवाब भी लोगों को पूछना चाहिए, बिहार के लोगों को पूछना चाहिए। बिहार में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये नया भारत है, घूस के मारता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जाकर बताया कि 2008 से 2014 के बीच में यूपीए सरकार ने भी 6 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, लेकिन इसका इतना प्रचार नहीं किया था, छाती पे लिखवा करके घूमा नहीं था, सिंदूर माथे में लगा करके उस समय घूमा नहीं था, उस समय ये प्रचलन नहीं था। उस समय जब भी वोट मांगा जाता था तो अपने काम पे मांगा जाता था, उस समय जब भी वोट मांगा जाता था तो कुछ ना कुछ दिखा करके, कुछ ना कुछ लोभ लालच जनता को दे करके कहा जाता था कि हमें वोट दीजिए। लेकिन अभी ये चीजें बदल गई हैं। अभी आप सेना जो काम कर रहे हो उस पर वोट मांग लो, कोई वैज्ञानिक काम किया उस पर वोट मांग लो, तो जहां भी पीआर स्टंट वाला काम हो वहां पे पहुंच जाओ, फोटो खिंचवा लो और उस पर वोट मांग लो। आजकल ये चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जाकर बताए कि श्रद्धांजलि जहां पे वोट होता है वहीं पे जाके वहीं के लोगों को सिर्फ नहीं दिया जाता। बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनको सलाम है लेकिन आप सिर्फ जहां वोट है वहां पे जाकर के जिस चुनावी भाषण में है सिर्फ वहां के एक बीएसएफ जवान को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्या पूछ के लोगों को अब जब पूछ में वोट होगा तभी जाकर श्रद्धांजलि देंगे? तो जरा सोचिए कि राहुल गांधी अपोजिशन में होकर के जब पूछ से होकर के आ गए तो आप तो सत्ता में है, आपके कोई लोग अभी तक वहां नहीं पहुंचे। ये बड़ी शर्मनाक बात। 32 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी 15 से 20 मिनट सिर्फ यही कहने में लगा देते हैं कि मैंने पहलगाम हमले का बदला ले लिया, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर में मैंने ये किया, सेना ने ये किया, सेना ने वो किया, नक्सलवाद खत्म हुआ। और इस तरीके से बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए ये सारी बातें करते हैं। अगर बिहार में आए हैं, बिहार में वोट मांगने आए हैं, तो पहले ये तय हो चुका था कि ऑपरेशन सिंदूर पे कोई भी वोट नहीं मांगा जाएगा, कोई भी इस पर राजनीति नहीं करेगा। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह हक किसने दे दिया? क्या ऐसे सवाल करने पे कोई देशद्रोही हो जाएगा? क्या सेना के नाम पे वोट मांगने से कोई देशभक्त हो जाएगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ऐसा सवाल बिहार से कौन करेगा? बिहार के मुद्दे पे कभी वोट क्यों नहीं मांगा जाता है? बिहार में जो मूलभूत समस्या है उसका मैं अभी आगे जिक्र करूंगा, उस पे वोट कब मांगिएगा? क्या यही कारण है कि आपके जो चुनावी सभा है उसमें रैली में तो भीड़ होती ही नहीं है? साथ ही साथ कल के जो आपके भाषण हुआ सासाराम में, वहां पे भी लोग खाली था, एकदम सीट खाली था। क्यों ऐसा हुआ? आपका एक तरफ जब भाषण होता था बिहार में तो लाखों की संख्या में भीड़ होती थी, वहीं अब जब भाषण हो रहा है तो सीट्स भी खाली मिल रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? क्या आपके जुमले लोग समझ चुके हैं? क्या ऑपरेशन सिंदूर की सफलता अब लोग समझ चुके हैं कि सेना का है? क्या समझ चुके हैं लोग कि ये सिर्फ जुमलेबाज है? क्या है, क्या रीजन है? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बताते हैं कि हमने 20 वर्षों तक एनडीए की सरकार यहां पे रोड चकाचक कर दी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई जाके पूछो कि क्या 20 वर्षों तक आपने सिर्फ रोड बनाने में ही लगा दिए, पुलिया बनाने में ही लगा दी? अब इसका कारण भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर सच ही बोल रहे हैं कि 20 वर्षों तक उन्होंने सिर्फ रोड और पुलिया बनाने में इसीलिए लगा दिया क्योंकि यहां पे भ्रष्टाचार चरम पे है। एक पुल बनता है तब तक होता क्या है कि जैसे वो उसकी कार्य प्रणाली समाप्त होती है, जैसे वो चालू होता है फिर से वो टूट जाता है, फिर से एक नई परियोजना लागू होती है, फिर से एक नया पुल बन जाता है। अब जैसे ही बनता है 6 महीने के बाद वो फिर गिरता है, फिर नया पुल बनता है, फिर गिरता है। तो ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो 20 वर्ष का ऐसे तो 100 वर्ष तक अगर बिहार में सिर्फ पुलिया और सड़क ही बनाया जाए तो भी आपको खत्म नहीं होगा, तो भी ये चीजें लगातार कंटिन्यू ही चलती रहेंगी। सड़क का रखरखाव 5 वर्षों के लिए ठेकेदार को दिया जाता है। अब जरा सोचिएगा कि जैसे ही सड़क बनती है तो उसको बनाने में 3 साल लगा दिया जाता है और 2 साल के बाद वो फिर से टूटना शुरू कर देती है। तो जैसे ही 5 साल खत्म होता है कि फिर से उसी कॉन्ट्रैक्टर को फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये सड़क आप फिर से बनाइए। मतलब ये है कि आप हर 5 साल पे पंचवर्षीय योजना एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती है कि ये फलाना नंबर सड़क है, आपको जिंदगी भर यही बनाना है और इसी से कमाई करके अपने परिवार को खिलाना है। कुछ इस तरीके का प्रणाली बिहार में चल रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये बताते हैं कि 20 वर्षों तक हमने सिर्फ बिजली, सड़क और पुलिया बनाने में ही लगा दिया। मतलब 20 वर्षों तक आपको किसने रोका था कि कल कारखाने आप रोक दो? बिहार की जो शोक नदी है, जिसको कोसी नदी कहते हैं, अभी 2 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी जी सही समय पे आ गए हैं। अगर 2 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी
मोदी जी आते तो जिस जगह पे थे शायद वहां पे वो खड़ा नहीं हो पाते, वो पानी में डूब जाता। अब जिस गोपालगंज से होकर वो सासाराम गए होंगे, गोपालगंज पानी में डूब जाता, सिवान पानी में डूब जाता, छपरा पानी में डूब जाता। रेलवे की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी वाहवाही लूटने में लग जाते हैं और कहते हैं कि रेलवे को हमने ठीक किया, वंदे भारत चल रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से कोई जाके बताए कि कुछ नहीं करिए, आप एक काम करिए कि 3 महीने पहले मैं आपको टाइम देता हूं, किसी भी ट्रेन जो बिहार से दिल्ली की तरफ जाती है उसमें 3 महीने पहले आप टिकट कर लीजिए। 3 महीने पहले टिकट करने के बाद आप क्या करिए कि उसमें सफ़र करने जाइए और किसी भी बोगी, चाहे वो एसी हो, जनरल हो या रिजर्वेशन हो, स्लीपर हो, किसी भी बोगी में आप बैठ के एक बार दिल्ली या बिहार के बीच का जो डिस्टेंस है वो तय कर लीजिए, चाहे आते वक्त चाहे जाते वक्त। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सरकार ने बिहार को रेलवे में क्या दिया है। वंदे भारत एसी ट्रेन चला देने से बिहार के लोगों का कुछ नहीं होने वाला। बिहार के 90% लोग प्रवासी हैं और वो मजदूर किस्म के लोग हैं और वैसे लोगों को वंदे भारत से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आप बड़े बड़े लोगों, जो 1% बिहार के लोग हैं उनके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो बिहार के 90% लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, जो यहां से जाकर के दूसरे राज्यों में कमाने जाते हैं, उसके लिए आप कब व्यवस्था करेंगे? 3 महीने पहले टिकट बुक करने के बाद भी खड़े रहने की जगह जिस ट्रेन में नहीं होती है उसको आप कहते हैं कि हमने अलग लेवल की ट्रेन बना दी बिहार में। शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री का इंट्रोडक्शन देने गए तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। वो भूल से ही, लेकिन क्या उनके मन में कुछ चल रहा है? ताकि वो प्रधानमंत्री मोदी जी साक्षात सामने बैठे हैं, लेकिन उन्होंने नाम किसका लिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। फिर उनकी मानसिक हालत पे थोड़ी सी लोग ये कहते हैं कि उस पर क्वेश्चन बना हुआ है कि क्या उनकी मानसिक हालत ठीक है। अगर ठीक है तो फिर ये एक बार भाषण उनका सुनिए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अरे उठो 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 उठो, जल्दी इनको नमस्कार करो, सब खड़ा हो। मतलब लग रहा है कि कोई भेड़ बकरी सामने बैठा हुआ और चरवाहा डंडा लेके हाँक रहा है। तो ऐसे लोगों के हाथों में हमने बिहार की जो सत्ता है वो सौंप दी है। आपके पास ऑप्शन है, मैं बार बार यही कहता हूँ, ऑप्शन है, किसको वोट देना है वो आप समझे, लेकिन ऑप्शंस है, एक बार बदल के देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।